Assalamu alaikum. Welcome to Agahita Academy. So I'm your teacher, trainer Naima Tainiyat, and today we are discussing about case history. अब केस हिस्ट्री क्या होती है? केस हिस्ट्री क्लिनिकल जो साइकोलॉजी है उसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. केस हिस्ट्री तब दी जाती है जिस टाइम पे क्लाइंट हमारे पास आता है, चाहे वो रेफ़र किया गया है ट्रीटमेंट के लिए या वो खुद आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए. केस हिस्ट्री बेसिकली होता है जो हम अपने क्लाइंट से उसकी बेसिक बायोडाटा, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं. ना सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन, इसके साथ साथ उसके हम लोग सारे प्रॉब्लम की डिटेल्स लेते हैं. हम उसकी ओवरऑल कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं, उसकी लाइफ हिस्ट्री लेते हैं कि जिस पॉइंट तक मीन्स के लाइफ के जिस हिस्से में वो हमारे पास आया उससे पहले जो कुछ हुआ है बचपन से तब तक हम वो सारी चीज़ें उससे पूछते हैं. लेकिन केस हिस्ट्री लेने से पहले कुछ जो एसेंशियल्स जिनको हम स्टेप 1 कह सकते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं. उनके बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको उनके ऊपर पूरा उतरना बहुत ज़रूरी है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी ड्रेसिंग जो है वो डिसेंट होनी चाहिए, बिकॉज़ कि हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे हमारे पास किसी टाइप का भी क्लाइंट आ सकता है, वो हमारे साथ इंटरेक्शन फ़ील कर सकता है, चाहे फीमेल साइकोलॉजिस्ट सामने है या मेल साइकोलॉजिस्ट सामने है. दोनों के ऊपर यही आता है कि आप ड्रेसिंग आपकी डिसेंट हो. आप अप्रॉक्सीमेटली 6 फीट अपने क्लाइंट से दूर बैठें. मीन्स कि एक नॉर्मल टेबल जितनी होती है इतना आपके और क्लाइंट के बीच फ़ासला हो, बहुत क्लोज मत बैठें. ये चीज़ एक तो एथिकली भी है. दूसरी चीज़ ये आपको बहुत मार से भी बचा सकती है. आपका कई दफ़ा क्लाइंट ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, तो वो आपको हिट कर सकता है या आप वो क्लाइंट के ऊपर गुस्सा आ सकता है. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम लोगों को कभी भी जो है वो जजमेंटल नहीं होना चाहिए. लेकिन इन केस हमारे पास कोई ऐसा केस आ गया जिसमें जो हमारा क्लाइंट है उसने रेप किया है या उसने कोई इस तरह का ऑफेंस किया है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ रहा है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो वो चीज़ उसकी वजह से हम उसको हिट कर सकते हैं. तो इतना हमारा उससे फासला होना ज़रूरी है कि हम लोग एकदम इमोशनली कोई स्टेप ना सीख सकें. और दूसरा एक नॉर्मल स्टैंडर्ड भी यही है. सेकेंडली जो एनवायरनमेंट जिसमें आप बैठे हों वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो रिलैक्सिंग होनी चाहिए. किसी भी किस्म का जो है बाहर की दुनिया का ज़्यादा शोर जो है वो अफेक्ट ना कर रहा हो. आपका जो पर्सनल जो साइकोलॉजिस्ट है उसका जो सिटिंग पोस्चर है वो 90 डिग्री होना चाहिए कि वो बिल्कुल स्ट्रेट क्लाइंट की तरफ देख रहा हो, उसको ऑब्जर्व कर रहा हो हर तरीके से. आप बहुत ही ज़्यादा ना रिलैक्स होकर बैठे, ना बहुत ही ज़्यादा आगे को झुक के बैठे. ठीक है, क्लाइंट इससे कुछ भी परसीव कर सकते हैं. या तो आप बहुत ज़्यादा पीछे होकर बैठे हुए रिलैक्स होकर, तो क्लाइंट कहेगा इसको तो मेरी परवाह ही नहीं है. डिपेंड करता है ना कि क्लाइंट उस वक्त किस कंडीशन में है. आपकी वॉइस टोन स्टैंडर्ड एक तरह से होनी चाहिए, ना बहुत पोलाइट होगी ना बहुत जो है वो सख्त होगी. एक नॉर्मल हो जिसे हम ग्रेसफुल भी कह सकते हैं, जिसे हम रोबदार भी कह सकते हैं, उस तरह की वॉइस आपकी होनी चाहिए. आपका बिहेवियर एम्पैथेटिक होना चाहिए. एक होता है सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी. सिंपैथी आप हमदर्दी कर रहे हैं, एम्पैथी आप खुद को उसकी जगह रख के फील कर सकते हैं कि भाई वो क्या फील कर रहा है. आपकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट और इस फील्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग हो. आपके सामने जो आपका क्लाइंट बैठा है, जब वो रूम के अंदर इंटर हो रहा है या जहाँ आप उससे केस हिस्ट्री ले रहे हैं वहाँ इंटर हो रहा है, तब से लेकर उसके बैठने तक आप और एंड टिल द एंड ऑफ द केस हिस्ट्री टेकिंग, पूरे सेशन के एंड तक आप उसको ऑब्जर्व करें. आपको पता लग जाएगा आपके क्लाइंट जो है वो किस तरह की नेचर रख रहा है, किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट्स भी हम लोगों ने आगे केस हिस्ट्री में कोट करने होते हैं. लिहाजा आपकी ऑब्जर्वेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. देन द मेन स्टेप ऑफ द होल प्रोसेस इज़ रैपो बिल्डिंग. इट्स द सेकंड स्टेप. आपने अपने क्लाइंट के साथ रैपो बिल्ड करनी है. रैपो बिल्डिंग क्या होती है कि आपका क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, आपका क्लाइंट आपके साथ हर बात शेयर करे. अगर आपके क्लाइंट के साथ रैपो बिल्डिंग नहीं हुई है, आपका एक ट्रस्ट रिलेशन डेवलप नहीं हुआ है, देन आपका क्लाइंट आपके साथ नहीं शेयर करेगा. कई दफ़ा ऐसे होता है कि साइकोलॉजिस्ट अपनी तरफ से सारा ट्रीटमेंट दे चुका होता है, लेकिन एक आखिरी पॉइंट पे जाके जहाँ पे उसको टर्मिनेट करना होता है अपने क्लाइंट को, उसको बिल्कुल डिक्लेयर करना है कि अब ये बिल्कुल ठीक है, तब वहाँ पे क्लाइंट ऐसी बात बता देता है जो कि जितनी बीमारी जो भी मसला चल रहा होता है उसकी सारी वजह होती है. आपने रैपो बिल्डिंग करनी है, आपने क्लाइंट का ट्रस्ट जीतना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रैपो बिल्डिंग होगी. क्लाइंट आपको A to Z एक ही सेशन में सब कुछ सच बता सकता है. देन
रेपो बिल्डिंग के बाद ही केस हिस्ट्री का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और केस हिस्ट्री में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं क्लाइंट का, ठीक है। ये इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइंट जब क्लाइंट आता है तब भी हम वो ले रहे हैं, ठीक है। फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर हम देखें या जो स्टेप्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो हम इंट्रोडक्शन पहले लेंगे, उसकी सारी फैमिली की डिटेल्स लेंगे, उसका रेफरल सोर्स लेंगे। इंट्रोडक्शन में उसकी अपनी ज़ात के हवाले से वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो क्या करता है। बाज़ औक़ात रेपो बिल्डिंग करते वक्त ही हम क्लाइंट का इंट्रो बातों बातों में ले लेते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरीके से क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, आप क्या टेक्निक जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसकी फैमिली की रिगार्डिंग डिटेल्स के उसके पेरेंट्स हैं नहीं हैं, उसके स्पाउस है नहीं है, वो सिबलिंग्स कितने हैं, उसका कौन सा नंबर है, उसके जो है वो अगर वो मैरिड है तो उसके बच्चे हैं नहीं हैं, अगर हैं तो मेल कितने हैं, फीमेल कितनी हैं, कितनी लैंग्वेजेस बोलता है, उसका जो जितनी इनकम वो अर्न करता है वो कितनी है, उसके जो हेड ऑफ़ फैमिली है वो कौन है, इवन के हर एक डिटेल हमने लेनी है। रेफरल सोर्स में हम लोगों ने बेसिकली लिखना होता है कि इस इंडिविजुअल को इस बंदे ने जो है वो रेफ़र किया है, ठीक है, या ये ख़ुद हमारे पास आया है ट्रीटमेंट के लिए। और रेफरल सोर्स के नीचे ही हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स लिखनी होती हैं, जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि क्लाइंट हमें खुद बता रहा होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये सिम्टम्स शो हो रही हैं। जो क्लाइंट बोल रहा है उसी की वर्डिंग, अगर वो उर्दू में बोल रहा है ना तो उर्दू में ही आप लिखें, अगर वो जिस लैंग्वेज में बोल रहा है प्रेफर उसी को करें। लेकिन अगर आप नहीं लिख सकते तो आप उर्दू में लिख लें, क्योंकि वो आसान है। उसको उर्दू टू इंग्लिश कन्वर्ट करने में आप कहीं उसका जो है वो बिल्कुल बेस पॉइंट या उसका जो मेन पर्पस है, मेन कॉन्सेप्ट है वो ख़राब ना कर दें। सो उर्दू को प्रेफर कर लें, उसी में लिख लें। फिर हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं, आया उसको मेडिकली कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही है। साइकेट्रिक हिस्ट्री लेते हैं कि उसको कभी कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम नहीं रही है, उसके इलाज हुआ है नहीं हुआ है, कितना अरसा। मेडिकल हिस्ट्री और साइकेट्रिक हिस्ट्री दोनों में हम उसकी जो है वो हेल्थ से रिलेट, मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन लेते हैं कि ये इंडिविजुअल कब बीमार है, कोई मेजर प्रॉब्लम इसको रही है नहीं रही है, सारी डिटेल। फैमिली हिस्ट्री फिर इसकी हम इंडिविजुअल की लेते हैं। फैमिली हिस्ट्री में हम लोग हर एक पॉइंट के उसका सब क्लोज रिलेशन किसके साथ है, फैमिली में किसके साथ है, पेरेंट्स के साथ उसका कैसा रिलेशन है, सिबलिंग्स के साथ उसका कैसा है, किसके वो क्लोज है, किसी फैमिली में किसी बच्चे का पैदा होना या फिर किसी बड़े की डेथ या किसी भी इंडिविजुअल की डेथ ने उस पर असर डाला है, या कोई फैमिली में इस तरह का वाक़या हुआ है जिसकी वजह से उस पर असर पड़ा है। 1 to all सारी डिटेल हम लेंगे। दैन स्कूल हिस्ट्री में हम लोग उस इंडिविजुअल की जो स्कूल में उसका रिलेशन रहा है अपने टीचर्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ, हर एक पॉइंट हम उससे पूछेंगे कि आपका कैसा जो है वो रिलेशन रहा है अपने फेलोज़ के साथ, और आप जो हैं वो किस तरह, आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं है। बाज़ औक़ात इस तरह से कोई टीचर होती है जो सिर्फ एक दफ़ा मॉक करती है, या वो 1 महीने के लिए आती है, वो कंटिन्यूसली उस बच्चे को मॉक कर रही होती है, और बच्चा जो होता है एकदम से उस चीज़ से कंफ्यूज हो जाता है, और वो चीज़ सारी ज़िंदगी के लिए बच्चे के साथ चल रही होती है। सो इस तरह की चीज़ों को भी हम लोग बच्चे से बाकायदा पूछेंगे। दैन हम लोग जॉब हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे कि आया वो इंडिविजुअल अगर जॉब कर रहा है तो वो कौन सी जॉब कर रहा है, जॉब की नौइयत क्या है, उसके जो है जो उसके कोलीग्स हैं उसके साथ उसका रिलेशन कैसा है। इसके अलावा उसके जो है वो कोई ऐसा कोई उसका बॉस या कोई इस तरह का इंडिविजुअल तो नहीं है कि जो उसको तंग कर रहा हो या कोई एक्स्ट्रा काम ले रहा हो जिसकी वजह से वो परेशान हो। दैन फ्रेंडशिप हिस्ट्री में उसका जो अपने अपोजिट जेंडर के साथ उसकी जो रिलेशन रहा है उसके बारे में पूछना है। फ्रेंड्स उसके किस तरह से रहे हैं उसके बारे में पूछना है। मैरिटल हिस्ट्री में उसके स्पाउस के बारे में पूछना है, इवन कि उनका सेक्सुअल रिलेशन अगर है तो किस लेवल पे है। फ्रेंडशिप हिस्ट्री में भी पूछना है, मैरिटल हिस्ट्री में भी पूछना है, इवन कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसका भी पूछना है, अगर वो क्लाइंट आपको हिंट दे दे। क्योंकि हमारे पास डिसऑर्डर्स ऐसे मौजूद हैं, हमारे पास आ जाते हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन, पैराफिलिक डिसऑर्डर्स, जेंडर डिस्फोरिया। सो
इनके लिए हम लोगों को इस क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि अगर आपका इंटीमेट रिलेशन है तो किस तरह का है। इंटीमेट रिलेशन के दौरान अगर वो उस तरह की कोई बात कर देता है कि लग रहा है कि आपको क्लाइंट को इससे भी रिलेशन के दौरान दरमियान भी कोई प्रॉब्लम है, तो देन आप डिटेल में पूछोगे जब आप इंटीमेट हो रहे हो अपने पार्टनर से, देन आपको जो है वो आप क्या फील हो रहा है वो सारी चीज़ें आपने उससे पूछनी है। देन हम लोग आ जाते हैं पर्सनल हिस्ट्री पे। पर्सनल हिस्ट्री जो है वो रिलेट करती है उस इंडिविजुअल को अपने बारे में कितना पता है। आप उससे उसके मेरिट्स डीमेरिट्स लिखवाएं, या आप दे सकते हैं एज आ उसको होम असाइनमेंट के तौर पे। इसके अलावा उससे पूछें कि उसकी डेली रूटीन क्या होती है, वो इंडिविजुअल किस चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है, उसकी पर्सनल चॉइसेस, उसकी पर्सनल मेरिट्स, हर एक चीज़ जो उसकी ज़ात से जुड़ी है उसके बारे में पूछना है। देन ओरिएंटेशन, स्लीप, अटेंशन, इन चीज़ों के बारे में पूछना है। आया उसको पता है कि वो इस वक्त किस जगह पे बैठा हुआ है, आया उसको ये याद है कि उसने कल रात को क्या खाया है, या उसको ये टेंशन में है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उसको डेट टाइम वो प्रेजेंट में है कि नहीं है। ठीक है, उससे इस चीज़ के बारे में पूछना है। स्लीप का इसलिए पूछना है कि इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा इसको इंसोम्निया तो नहीं है, या हाइपरसोम्निया, कहीं डरावने ख्वाब आना, या डे ड्रीमिंग, हर एक चीज़ से हम लोग क्लाइंट से कवर करनी है। देन डिग्री ऑफ रिलीजियसिटी, यहाँ पे हम लोगों ने उससे उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग पूछना है। इन केस आपके पास हिंदू है, इन केस आपके पास मुसलमान है, कोई भी रिलीजन का क्लाइंट आपके पास आ सकता है। हमने किसी पॉइंट पे भी ये नहीं कहना कि ये हमारे रिलीजन का बंदा नहीं है। डजेंट मैटर, आपके पास जो बंदा आया है, जो क्लाइंट आया है, वो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आया है और उसको ट्रीट करना आपका फ़र्ज़ है। डिग्री ऑफ रिलीजियसिटी में आप उससे पूछेंगे कि आप अपने रिलीजन से सेटिस्फाई हैं नहीं हैं, आप अपने रिलीजन के कौन से रिचुअल्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं नहीं करते हैं, उसके जो व्यूज़ हैं उसके रिलीजन के टूवर्ड्स आपने ये पूछने हैं। देन ऑब्सेशंस, कंपल्जन्स, कि आपको कोई इस तरह का काम जो आप बार बार करते हो। देन उसका जो है परसेप्शंस, उसको हेलुसिनेशंस तो नहीं होती, एल्यूजन्स तो नहीं होती। आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन बना के करेंगे कि कहीं आपको ऐसे तो नहीं फील होता कि आपकी बॉडी के ऊपर कुछ चल रहा है, या आपको बैठे बैठे किसी मज़ेदार खाने की खुशबू आने लग जाए कि हत्ता के इर्द गिर्द कुछ भी ना पक रहा हो। देन इसके अलावा उसका थॉट कंटेंट जो है आपने अपने क्लाइंट से सॉरी थॉट कंटेंट उसका पूछना है कि उसको जो है वो ग्रेंडियोसिटी तो नहीं फील होती, उसकी मूड्स और फीलिंग्स इस वक्त कैसे होते हैं कि वो ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की तो कोशिश नहीं करता, कहीं सुसाइडल आइडिएशन तो नहीं होती उस इंडिविजुअल को, कहीं मींस कि उसका थॉट पैटर्न, उसका मूड पैटर्न और उसकी फीलिंग्स, हर एक चीज़ के बारे में हम उसको पूछेंगे कि भाई आप को क्या फ़ील हो रहा है। देन उसके एडिक्शंस के बारे में हमने पूछना है कि एडिक्शन आपने कब प्रिस्क्राइब्ड और नॉन प्रिस्क्राइब्ड दोनों हो सकती है, यानी कि वो ड्रग्स बाकायदा जिसको हम मेडिकल जो मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उनको भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ड्रग ही कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड और नॉन प्रिस्क्राइब्ड आ जाता है। दोनों चीज़ों का पूछना है। कोई टबैको, हीरोइन, हर एक चीज़ इनमें से तो वो कोई यूज़ नहीं करता, या कोई डॉक्टर ने उसको दवा दी हो और वो उसको ले रहा हो लेकिन फिर उसको छोड़ ना सकता हो, फिर कोई वो खुद ही उसने दवाई अपनी किसी बीमारी की वजह से लेनी स्टार्ट की और फिर वो उसको ना छोड़ पा रहा हो, वो कॉन्टिन्यूसली उसको लेता जा रहा हो। देन फैमिली साइकोपैथोलॉजी की फैमिली में किसी को तो नहीं रहा कोई भी मेंटल प्रॉब्लम या जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अगर था तो कब तक था, कैसे उसकी ट्रीटमेंट हुआ है। दैन साइकोसेक्सुअल आ जाता है कि उस इंडिविजुअल का अपने जेंडर के साथ किस तरह का है कि उसको वो अपने जेंडर से सेटिस्फाई है नहीं है, वो खुद को किस पॉइंट पे देखता है। फिर साइकोसोमैटिक आ जाता है कि आया करंटली जो जिस वक्त वो आपके सामने इंडिविजुअल बैठा हुआ है वो किसी प्रॉब्लम से तो नहीं गुजर रहा, हेडेक, फीवर, ओबेसिटी, किसी भी फिज़िकल प्रॉब्लम से जो है या साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम से वो गुजर तो नहीं है जिसकी वजह से वो परेशान हो रहा हो। दैन उसकी स्ट्रेंथ्स, उसके इनसाइट्स क्या हैं, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है जो उसकी नज़र में है, आपने यहाँ पे वो पूछना है।
इसके बाद का जो पोर्शन है वो आपके करने का, आपके क्लाइंट का बिहेवियर आपके साथ कैसा था, वो टॉकटिव था, उसका मैनरिज्म, उसकी पोस्चरिंग कैसी थी कि वो डिफेंसिव होके बैठा हुआ था, उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स, जितने पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, जिस तरह स्किज़ॉइड, स्किज़ोटिपल, पैरानॉइड, इनमें से आपको क्या लगता है आपके क्लाइंट के अंदर कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स शो हो रहे हैं, ये आपने लिखना है। इंटरव्यू के दौरान उसका बिहेवियर कैसा था, वो कोऑपरेटिव था, वो बातें छुपा रहा था, वो क्या कर रहा था, वो आपने बताना है। देन स्ट्रेंथ्स इसकी बतानी है। आपकी नज़र में आपके क्लाइंट को डिग्री ऑफ इंसाइट है कि नहीं। डिग्री ऑफ इंसाइट बेसिकली होता है कि आपके क्लाइंट को जो है वो जो उसको पता है कि वो जो उसको सिम्टम्स हैं वो कोई बीमारी हैं या वो अपने बिलीव्स के ऊपर स्टिल है। लेवल ऑफ मोटिवेशन, सो ये सारी चीज़ें। अब जो लास्ट स्लाइड है वो आपने बिहेवियर, मैनरिज्म, पोस्चरिंग, पर्सनालिटी ट्रेट्स, इंटरव्यूअर बिहेवियर और स्ट्रेंथ, ये आपने ऑब्जर्व करके भी बतानी है कि आपको क्या लगता है क्या है। दैन इसके बाद आपने तब टेंटेटिव डायग्नोसिस देना है। टेंटेटिव डायग्नोसिस बेसिकली होता है जो आप केस हिस्ट्री लेने के फ़ौरन बाद जो है डायग्नोसिस बनाते हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारा केस हिस्ट्री जो है ये तमाम की तमाम जो है DSM में मौजूद डिसऑर्डर्स को कहीं ना कहीं कवर अप कर रहा है। साइकोसोमैटिक को भी कर रहा है, जो है वो जेंडर डिस्फोरिया को कर रहा है, सेक्सुअल डिसफंक्शंस को कर रहा है, हर एक डिसऑर्डर, डिप्रेशन को कर रहा है, स्किज़ोफ्रेनिया को कर रहा है। हमारे पास केस हिस्ट्री फॉर्म हर एक चीज़ को कवर अप कर रहा है, ठीक है। तो जिस साइड पे ज़्यादा झुकाव होगा हम लोग का टेंटेटिव डायग्नोसिस वहाँ से बनेगा। इन केस के अगर आपको ये लेक्चर सुनने के बाद कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप एंड पे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। थैंक यू।